अपन है ना उस क्लास में वो घूर्णन त्रिज्या वाला है ना वो गलत हो गया। तो अपन को है ना ये करना है, घूर्णन त्रिज्या यहाँ से देखनी है, ढंग से समझ गए। घूर्णन त्रिज्या क्या होती है? एक वस्तु है, मान लो कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु है, उसका जड़त्व आघूर्ण अपन को पता है। जैसे एक गोला ले लिया अपन ने, गोले का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है? ये ठोस गोला है तो 2/5 mr²। ये सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली रेखा है ना, इसके सापेक्ष मतलब ICOM है इसका। ये कितना है? ICOM। इतना समझ आ चुका है? चलो ठीक है ना। अब अगर इस गोले का जो घूर्णन अक्ष है ना, ये घूर्णन अक्ष है इसका, है ना, इसको की दूरी पर लगे, है ना, सेंटर ऑफ मास से। और सेंटर ऑफ मास यहाँ, ये इसकी सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर लगे? के दूरी पर, यानी के दूरी पर ले गए, है ना। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो इसका आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा mk²। बिंदु द्रव्यमान के हिसाब से, जैसे बिंदु द्रव्यमान का होता है, यहाँ से लेके अपन जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाएंगे और बिंदु द्रव्यमान की दूरी r होती है और ये m द्रव्यमान का होता है, तो उसका क्या हो जाता है? आई mr² होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा? mk²। लेकिन अब ये की कौन सी दूरी है? के वह दूरी है जिस पर वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, यानी अब इस अक्ष के सापेक्ष की दूरी के पास सापेक्ष इसकी जो इस अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण I2 है। क्या? mk² I2 है। ये जो I2 है ना, ये इसका वस्तु का जड़त्व आघूर्ण उसके COM के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के बराबर हो। मतलब उसका जड़त्व आघूर्ण, मतलब क्या कह रहा है कि इस गोले का सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 2/5 mr² है। तो अगर इसे अपन की दूरी पर रखी, की दूरी के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण नापे, तो उस की दूरी के सापेक्ष भी इसका जड़त्व आघूर्ण यही रहना चाहिए। मतलब देखो, की दूरी के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? mk²। तो mk² है वो बराबर होना चाहिए 2/5 mr² के, मतलब I1 बराबर I2 होना चाहिए। ये कह रहा है ये, इसका मतलब ये है। तो के वह दूरी है जिसके सापेक्ष उसका जड़त्व आघूर्ण उतना ही होगा जितना उसका सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है। तो अब इस हिसाब से यहाँ से कट जाएगा और के की वैल्यू आएगी √2/5 r², नहीं √2/5 r। अगर यहाँ इसकी जगह अगर ठोस गोले की जगह क्या हो, ठोस गोले की जगह अगर यहाँ अपन देखें तो एक सादा गोला हो, सादा गोले का क्या होता है? 2/3 mr²। तो इसके सापेक्ष इसकी दूरी की कितनी होगी? की उतनी होगी जिसमें इसका mk² बराबर हो 2/3 mr²। देखो कि एक ठोस गोले के लिए कितनी है? √2/5 r, यानी r √2/5। इसके लिए कितनी हो जाएगी? m से m गया, के बराबर हो जाएगी r √2/3। किसके लिए हो जाएगी? इसके लिए, खोखले गोले के लिए। और अगर रिंग के लिए पूछा जाए तो रिंग का क्या होता है? mr²। सेंटर ऑफ मास के हिसाब से क्या होता है? रिंग का क्या होता है भाई? रिंग का होता है mr²। होता है कि नहीं होता? तो के mr² के सापेक्ष इसकी कितनी हो जाएगी? कि इसके लिए r के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि देखो mk² बराबर करेंगे अपन mr² के, इसका जड़त्व आघूर्ण और इसका mk² के की दूरी पर, तो ये से गया तो k बराबर r आ जाएगा, है ना। ऐसे ही शक्ति का कितना होता है? mr²/2 होता है, तो उसका हो जाएगा 1/√2। समझो, ऐसे इसका अपन के निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो अब के निकाल लिया है अपन ने। देखो ठोस गोले का सेंटर के सापेक्ष क्या होता है? ठोस गोले का सेंटर के पास सापेक्ष होता है 2/5 mr² होता है ना। और इसकी के क्या आई है? के आई है इसकी r √2/5 आई है कि नहीं आई है? यानी 2/5 इसको समझो 2/5 और खोखले का कितना होता है? 2/3 mr²। और इसकी की कितनी आई है? ये इसकी
क्या आई है r√2/3। और जैसे ही अब रिंग रिंग का क्या होता है, रिंग का होता है mr², और इसकी क्या आई है r, है ना। और समझो चकती 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 का कितना होता है mr²/, चकती का कितना होता है mr²/2। और इसकी क्या आई है कि क्या आती है इसकी 1/√2r। तो देखो जितना इसका ये है गुणांक है, उसको रूट कर दो और मल्टीप्लाई विद r से कर दो, k आ जाएगा। तो k है वो k बराबर होता है c और r। c क्या है, c अपन ने मान लिया। अब जैसे सी क्या है, खोखली गोले के लिए सी क्या होता है भाई, खोखली गोले के लिए सी, खोखली गोले का वो कितना होता है 2/3। तो सी क्या हो जाएगा √2/3। ऐसे सी की वैल्यू रूट में आती जाएगी, ये अपन को आगे काम आएगा। ये वाली वैल्यू हमेशा याद रखना। 2/5 किसका होता है, 2/3 किसका होता है, 1/2 किसका होता है, 1/4 किसका होता है, सब कुछ। ठीक है, इतना समझ आ चुका है अपने, बिल्कुल समझ आ चुका है इतना। अब अपन आगे की बातें देखते हैं, चलो। अब अपन देखेंगे लंबवत अक्षों का प्रमेय। किसका, लंबवत अक्षों का। देखो ये सब है ना याद करने और समझने वाली बातें हैं, बिल्कुल याद करने की ज़्यादा है, समझने की कम है। पर समझ में नहीं आए तो याद भी नहीं होगा। अब देखो लंबवत अक्ष क्या होती है। पहली बात तो लंबवत अक्ष बन जाते हैं, अक्ष 3 ही होती है। एक तो अपनी ये वाई अक्ष होती है, ये अपनी एक्स अक्ष होती है, और ये इसके तल के लंबवत जैसे पेन की डायरेक्शन होती है ना, ये वाली इस डायरेक्शन में, इसको अपन क्रॉस से या डॉट से दिखाएंगे। ये अपनी जेड की डायरेक्शन होती है, इसको अपन ऐसे भी लिख देते हैं, है ना। ये अपनी 3 ही अक्ष होती है। तो लंबवत अक्षों के बारे में मतलब देखो, ये एक दूसरे के लंबवत है, ये भी एक दूसरे के लंबवत है, और ये भी एक दूसरे के लंबवत। तो मतलब एक्स वाई जेड अक्षों के बारे में भी कहते हैं इसे, किसकी, एक्स वाई और जेड अक्षों के बारे में ही, है ना। ठीक है, तो ये मतलब लंबवत अक्षों के बारे में हो गई। देखो लंबवत अक्ष और भी हो सकती हैं, जैसे अब देखो ये x और ये y दोनों हो गए, लेकिन ये और ये भी तो एक दूसरे के लंबवत है, ये दोनों दूरियां, है ना, ये दोनों दूरियां भी तो एक दूसरे के लंबवत है, तो इनकी भी परिमेय होती है ये। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व को निकालेंगे। मान लो ये कोई एक वस्तु है, ये अपन ने कोई एक्स वाई वस्तु मान लिया। अब इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं ना कहीं, है ना। अब देखो ये एक, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। पहले तो इसका अपन ने एक बिंदु मान लिया, ये सेंटर बिंदु है। अपन को पता है ये एक आर्बिट्रेरी वस्तु है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं दूर होगा। तो मान लो अपन ने इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ मान लिया, इसका भी मतलब है कि एक सेंटर ऑफ मास मान लिया, या कोई बिंदु द्रव्यमान m मान लिया, इस पर रखा हुआ, इस पूरी सतह पर रखा हुआ। तो अब समझो अब अपन इसके इस सेंटर से 2 अक्ष गुजारते हैं। ये तो अपनी हो गई y अक्ष, ठीक है, ये अपनी हो गई x अक्ष, ठीक है, सेंटर से गुजारी अक्ष है ना। तो देखो समझो मेरी बातें, अब देखो अपन को पता है कि अपन जब भी लिखते हैं I बराबर mr² बिंदु द्रव्यमान के लिए, तो r लंबवत दूरी होती है। ये वाली बातें अपन को याद रखनी होती है। ये r क्या होती है, लंबवत दूरी। इतना अपन को पता है कि भाई r तो हमेशा लंबवत दूरी होगी। तो इस अक्ष के सापेक्ष इस बिंदु द्रव्यमान की लंबवत दूरी यहाँ होगी, ठीक है। इस अक्ष के सापेक्ष इस बिंदु द्रव्यमान की दूरी यहाँ होगी। अब देखो ये दूरी x में है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x ही तो होगी, ये वाली दूरी, है ना। x में मान रहे हैं ना, x अक्ष पर ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और यहाँ सेंटर पे यहाँ कोई अपनी y अक्ष हुई ऐसे लंबवत, है ना। तो x अक्ष में दूरी मतलब y अक्ष के सापेक्ष इसकी x दूरी पर, x लंबवत दूरी पर m बिंदु द्रव्यमान आएगा, और इसकी y दूरी पर आएगा यहाँ ये वाली दूरी y। तो देखो
आई वाई लिखे अपन, आई वाई, तो आई से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर, तो एम है जो एक्स दूरी पर है, और अपन आई एक्स लिखे तो आई एक्स कितनी दूरी पर है, देखो आई से ये एक्स से कितनी दूरी पर है, वाई दूरी पर, तो एम वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखो जेड एक्सिस से बिंदु द्रव्यमान कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर मान लिया, तो ये आर दूरी चाहिए, आर दूरी पर मान लिया, है जेड एक्स से लंबवत कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, तो आई जेड हो गया एम आर स्क्वायर। अब अपन देखो इस ट्राइंगल को देखो, इसमें देखो ये दूरी वाई है, ये दूरी एक्स है, और ये दूरी आर है अपनी, बिल्कुल पता है अपन को। तो आर बराबर वो अपन प्रमेय लगाएंगे ना, वो पाइथागोरस, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी जी, यही आएगी। तो अपन अब यहाँ आई जेड की जगह पर रखेंगे एम। अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू रखनी है अपन को, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, आर स्क्वायर की वैल्यू तो यही रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आई जेड इजकल टू क्या आ जाएगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। देखो एम एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू है, आई वाई की, तो आई जेड बराबर क्या आएगा, आई वाई, और एम बाई स्क्वायर किसकी वैल्यू है, आई एक्स की, तो प्लस आई एक्स आ गया। मतलब यहाँ से क्या सिद्ध हुआ, यहाँ से ये सिद्ध हुआ कि अगर अगर कोई वस्तु है, वस्तु कोई भी वस्तु है और उसके कोई भी बिंदु एम द्रव्यमान की अपन को वो दूरी देखनी है, तो उस वस्तु के आई एक्स यानी एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण और वाई अक्ष के सापेक्ष और उसके जेड अक्ष, मतलब दो लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व गुण। देखो ये कोई वस्तु है, वस्तु ली अपन ने, इसका इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण लिख दिया अपन ने, आई एम वाई स्क्वायर, है ना, आई वन आई एक्स लिखो, आई एक्स है ना, आई एक्स, और इस अक्ष के सापेक्ष आई वाई लिख दिया। मतलब दो लंबवत अक्षों का जड़त्व गुण है, ये एक लंबवत अक्ष है और इसके दूसरी लंबवत अक्ष ये है, इन दोनों दो लंबवत अक्षों के जड़त्व गुण का योग। अब देखो दो लंबवत अक्ष हैं, दोनों लंबवत अक्ष हैं, इन दोनों लंबवत अक्षों के जड़त्व गुण का योग, इन दोनों लंबवत अक्षों के जड़त्व गुण का योग कहाँ से गुजर रहा है, इन दोनों लंबवत अक्षों के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष। इस दोनों लंबवत अक्ष हैं, इन दोनों लंबवत अक्ष के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण के बराबर होता है। समझ में आई क्या लाइन, ये लाइन तो मैं समझ आई, दो लंबवत समतलीय अक्षों के जड़त्व गुण। देखो ये एक समतलीय, ये भी समतलीय, दोनों लंबवत समतलीय अक्षों के जड़त्व आघूर्ण का योग तीसरी लंबवत व इनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, यही लंबवत अक्ष की प्रमेय है। समझ आई ये बात, बिल्कुल आई होगी। अब देखो मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, अब देखो इसकी एक लंबवत अक्ष और दोनों एक तल में है, दोनों लंबवत अक्ष के इसके सापेक्ष आई वन है, इसके सापेक्ष आई टू है, ठीक है, तो इसके इस दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु इसके सापेक्ष आई अपन ने आई नोट मान लिया, तो आई नोट बराबर क्या होगा, आई नोट बराबर होगा आई वन प्लस आई टू, लंबवत अक्ष की प्रमेय के हिसाब से होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये एक अक्ष इसके सापेक्ष आई थ्री और ये एक अक्ष इसके सापेक्ष आई फोर, तो ये भी दोनों भी तो आपस में लंबवत अक्ष हैं, और इसकी प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाला आई नोट ये भी तो क्या होगा, आई थ्री प्लस आई फोर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ से एक गुजारी अपन ने, यहाँ से गुजारी, इसके लिए अपन ने आई फाइव लिख दिया, इसके लिए अपन ने आई सिक्स लिख गया, तो आई नोट बराबर आई फाइव प्लस आई सिक्स भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि दो लंबवत अक्षों की प्रमेय है ये, किससे, दो लंबवत अक्षों की प्रमेय है। अब अपन वस्तुओं के लिए लिखेंगे भी ये लंबवत अक्ष की प्रमेय, तो अपन सबसे पहले किसके लेंगे, वो रिंग लेंगे। अब ये अपन ने एक रिंग ले ली सर्कल, ठीक है, इसके देखो ये एक अक्ष है लंबवत अक्ष, और एक अपन ने इसकी लंबवत अक्ष से ले ली, और इसके सेंटर से इससे गुजरने वाली रेखा। अब देखो इसके सापेक्ष अपन ने आई मान लिया और इसके सापेक्ष अपन ने आई टू मान लिया। पहली बात तो देखो रिंग होती है वो बिल्कुल सर्कल होती है, ये रिंग है, इसके सापेक्ष नापो चाहे इसकी सापेक्ष नापो बिल्कुल सेम ही आएगा,
क्योंकि ये रिंग तो भाई सर्कुलर है बिल्कुल। इसको ऐसे घुमाओ, इसके सापेक्ष घुमाओ, चाहे इसके सापेक्ष घुमाओ, इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, इसके इसके व्यास के लंबवत कहीं भी, है ना, इसके व्यास के लंबवत कहीं यहाँ लो, यहाँ लो, रिंग तो सर्कुलर होती है, तो इस तरह I1 बराबर I2 होगा, पहली बात तो रिंग के लिए, है ना। दूसरा, इसके सेंटर से गुजरने वाली, अब इसकी सेंटर से गुजरने वाली का अपन को जानते हैं ICO कितना होता है, वो तो अपन को पता है MR² होता है। तो अपन को पता है कि इसके सेंटर से गुजरने वाली होगी जो ICOM होगी, वो होगी I1 प्लस I2 के बराबर। चूंकि I1 और I2 दोनों बराबर है, तो ICOM बराबर होगा 2I के बराबर। ICOM की वैल्यू है MR², तो 2I की वैल्यू यहाँ पर आएगी MR²/2। मतलब यहाँ से अपन कह सकते हैं, यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एक चकती होती है, वो रिंग होती है, रिंग उसके उसके केंद्र यानी प्राकृतिक अक्ष से गुजरने वाली रेखा के सापेक्ष तो उसका जड़त्वागुण होता है MR²। लेकिन उसके व्यास से गुजरने वाली कोई भी रेखा हो, कोई भी रेखा हो, उसके सापेक्ष उसका जड़त्वागुण होता है व्यास से गुजरने वाली के सापेक्ष MR²/2। अगर कहीं भी व्यास आ जाए, व्यास आ जाए रिंग के सापेक्ष, यानी बोल दिए कि इस कोई भी वलय के, किसी वलय के व्यास के सापेक्ष जड़त्वागुण पूछा जाए, तो क्या लिखेंगे अपन MR²/2। क्या लिखेंगे MR²/2। वो यहाँ से सिद्ध हुआ है। क्यों क्यों हुआ है? क्योंकि अपन को पता है कि ICOM इन दोनों के सापेक्ष गुजरने वाली रेखा के सापेक्ष बराबर में होगा। यहाँ से ये फॉर्मूला आएगा अपना। तो व्यास के सापेक्ष अपन को पता लग गया ना, है ना। चलो ठीक है, अब अपन और वस्तुओं का देखते हैं। देखो, अब एक चकती लेते हैं। चकती, ये चकती ले ली, भरबल होती है चकती, है ना। तो चकती के सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली रेखा के सापेक्ष तो होता है MR²/2, होता है कि नहीं होता। तो अब चकती भी रिंग का ही तो भरबल रूप होता है, तो इसका भी I1 बराबर I2 होगा। तो इसका देखो क्या होगा, देखो ICOM बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। तो अब इसका ICOM होता है MR²/2 और ये हो जाएगा 2I। तो ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I बराबर आएगा MR²/4। कितना आ रहा है MR²/4। तो मतलब चकती के व्यास से गुजरने वाली रेखा के सापेक्ष जड़त्वागुण कितना होता है, रेखा के सापेक्ष जड़त्वागुण होता है MR²/4। व्यास से, केंद्र से नहीं, व्यास से, समझो। शक्ति के व्यास से गुजरने वाली रेखा के सापेक्ष, ठीक है। शक्ति का आपने निकालना सीख चुके हैं, है ना। अब देखो, अब समझो, अपन ने ये त्रिभुज पढ़ा था, ये वाला त्रिभुज पढ़ा था ना, ये अभी देखा था, ये वाला त्रिभुज। इसकी ये वजह अपन ने B मानी थी और ये अपन ने A मानी थी। तो अपन ने जब इसके सापेक्ष लिया था, तब इस हाइट को लिया था MB²/6 किया था, और इसके सापेक्ष लिया था तो इस हाइट को लिया था, तब अपन ने किया था MA²/6 किया था कि नहीं किया था, बिल्कुल किया था, अपन को याद है। तो देखो, ये और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के लंबवत हैं, और एक समतल ये भी है। तो इन अक्ष के समतलीय और इसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा के सापेक्ष जड़त्वागुण नहीं लिख सकते, अपन लिख सकते हैं। तो इसका I0 अपन क्या लिखेंगे, I0 हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 क्या है, MA²/2 और 6 प्लस MB²/6। तो इसका हो जाएगा 6MA² प्लस MB²। तो I0 आएगा अपना M/6A² प्लस B²। याद रखने की बातें हैं, बिल्कुल समझने की बात है, बिल्कुल दिमाग में डालने की बात है। ये समझ आ चुका है अपन को। अपन ने अभी एक स्लैब पढ़ी थी, स्लैब, है ना। स्लैब के लिए ये दूरी ली थी अपन ने B, और ये अपनी थी A। अपन को पता है, अपन ने देखो इसके सापेक्ष जड़त्वागुण लिखा था, क्या इसके सापेक्ष लिखा था M, और इस दूरी को लिया था A²/3, और अपन ने इसके सापेक्ष जड़त्वागुण लिखा था, इस दूरी को लिया था B दूरी को MB²/3। तो इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण नहीं लिख सकते क्या अपन,
लिख सकते हैं। तो इसके सापेक्ष क्या होगा, वही होगा ma² बाई 3 प्लस mb² बाई 3। तो देखो इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, बात तो बराबर ही है, किसी भी कोने को लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा m/3 a² प्लस b²। याद रखने की बात है, अपन ने इसी में इस अक्ष के सापेक्ष लिया था, तो इसके सापेक्ष आधा किया था, तो इस दूरी को लिया था a/2 को, तो इसमें लिया था ma²/12, और इसके सापेक्ष लिया था अपन ने mb²/12। कितना लिया था, mb²/12। अरे ये दूरी तो b है ना यार, mb²/12 और ये a²/12, ठीक है। तो इसके इस सेंटर, इस इन दोनों लंबवत अक्षों के सेंटर से गुजरने वाली के सापेक्ष नहीं लिख सकती क्या अपने, ma² बाई 12 प्लस ma² बाई 12, तो हो जाएगा ये ना m/12 a² प्लस b²। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल। अपने ये बात भी समझ आ चुकी है, ठीक है। इतनी बातें अपन को अच्छे से समझ आ चुकी हैं। तो देखो, अब अपन ने व्यास से गुजरने वाली रेखा के सापेक्ष भी देख लिया है जड़त्वाघूर्ण। अब एक बात समझो, एक क्वेश्चन है ये नीचे वाला ही, इसने क्या बोला कि L लंबाई का तार है ना, और इसका द्रव्यमान m है, ठीक है। एक समरूप तार है, बिल्कुल। इसे चित्रानुसार आधी वृत्ताकार चकती में मोड़ दिया जाता है, मतलब इसे मोड़ दिया गया है भाई ऐसे, ठीक है, मोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। अब इसे आधी वृत्ताकार रिंग में मोड़ा है, किसमें, रिंग में। तो ये सर्कल का आधा है, मतलब इसको आधा कर दो, इसको आधा कर दिया, बिल्कुल हमें समझ आ चुकी है ये बात, आधी कर दिया। तो इसके परित इसकी अब इस ये एक अक्ष दे दी है, इसे बोला है x डैश, इस अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्वाघूर्ण पूछा है। तो अब एक बात बताओ, अगर एक रिंग होती है ना, एक टोटल रिंग होती, इसकी जगह ये पूरी रिंग होती है ना, तो पूरी रिंग लो, पूरी रिंग ली अपन ने, और ये पूरी रिंग है ना। इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या r होगी, है ना। तो इसकी भी त्रिज्या अपन ने r ले ली पूरी रिंग की, और इसका द्रव्यमान m ले लिया, बिल्कुल समझ में आ चुका है अपने, है ना। तो देखो इसके व्यास से, अब ये व्यास से ही तो गुजर रही है, केंद्र से तो ये होता सेंटर, व्यास से गुजरने वाली रेखा के पास सापेक्ष अपन ने रिंग के लिए अभी देखा है mr²/2 होता है, बिल्कुल ठीक है। अब रिंग को आधा कर दिया, तो क्या आधा हुआ, सिर्फ द्रव्यमान आधा होगा, और कुछ आधा नहीं होता है। तो अब इसको रिंग को आधा कर दिया, तो इसका द्रव्यमान पहले m था, तो इसका तो m/2 हो जाएगा, आधे हिस्से का इसका m/2। तो इस m/2, तो इसकी त्रिज्या क्या है, r, है ना, त्रिज्या r है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्यास के सापेक्ष क्या हो जाएगा, I बराबर m²r²/2। अब m डैश क्या है, m/2, तो यह हो जाएगा m/2 r²/2, तो ये टोटल हो जाएगा mr²/4। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, mr²/4, इसकी त्रिज्या भी कितनी है, r, तो इसका भी क्या हो जाएगा mr²/। अब देखो इसका mr²/4 नहीं लिखेंगे, अब इसका m डैश लिखा है अपन ने द्रव्यमान, है ना। तो देखो इसका तो द्रव्यमान दिया है, m लंबाई और l द्रव्यमान दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल। तो इसका तो m दिया है, तो m डैश की जगह अपन क्या रखेंगे, अपन m रखेंगे, क्या रखेंगे, m, है ना। इसका द्रव्यमान तो दिया है, तो देखो यहाँ पर इसका आधा हुआ है द्रव्यमान, तो इसका यहाँ अब ये m डैश है, m डैश क्या है, इसका इस रिंग का द्रव्यमान, मतलब इसकी जो ये परिधि है ना आदि, इसका द्रव्यमान क्या है, m/2, इसके लिए, लेकिन इसके लिए इसका द्रव्यमान तो इसने l लंबाई और m द्रव्यमान दे दिया, तो यहाँ तो m डैश की जगह अपन m रखेंगे, m/2 नहीं रखेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, m r²/2 ही रहेगा, 4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इसका आधा किया है अपन ने, है ना। लेकिन अब देखो, अब अपन को r रेडियस तो इसकी कहीं बताई नहीं, l लंबाई दी है, तो l लंबाई के सापेक्ष ही लिखना है। तो I बराबर आ क्या रहा है अपना mr²/2, लेकिन हम जानते हैं कि एक वृत्त की परिधि होती है 2πr, और एक अर्धवृत्त की परिधि होती है तो πr। तो πr, अब उसकी परिधि क्या होती है, इसकी लंबाई, ये लंबाई कितनी, l, πr बराबर l, तो r बराबर अपन l/π कर देंगे,
बिल्कुल करेंगे कि नहीं करेंगे, कर देंगे। तो यहाँ अगर इसको पुट करें यहाँ, तो आई बराबर आ जाएगा अपना एम एल बाई पाई का स्क्वायर बाई 2। तो कितना आ जाएगा, आई बराबर एम एल स्क्वायर 2 पाई। आएगा 2 पाई स्क्वायर, पाई का स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। ये क्वेश्चन हो चुका है, समझो इस बात को, है ना। तो अब अपन को ये समझ आ चुका है, तो अब अपन कल पढ़ेंगे अपने समांतर अक्षों की प्रमेय। यहाँ तक अपन को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अपने दिमाग में बिल्कुल बात बैठ जानी चाहिए कि क्या होता है ये, है ना। देखो समांतर अक्षों की प्रमेय मैं बता देता हूँ। देखो समांतर अक्षों की प्रमेय क्या होती है, ये मैंने तुम्हें पहले गुण त्रिज्या वाला बताया था ना, उसको की जगह ये करना है अपन को। क्या है, प्रमेय। तो देखो यहाँ तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए कि समांतर अक्षों के बारे में क्या लिखते हैं। ये कोई वस्तु है, ठीक है। ये इसकी, इससे ये इसका क्या है, ICOM, और इससे D दूरी पर लिया है। कितनी दूरी पर, D दूरी पर। अब इसने क्या है, यहाँ कंडीशन है कि जो D है वो ग्रेटर देन R नहीं होना चाहिए, लेकिन R हो गया, ये कंडीशन हो गई। तो अपन MD स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन ये कंडीशन नहीं है, और ये D दूरी के सापेक्ष तो अपन पूछा जा रहा है, तो अपन I लिखेंगे, ICOM MD स्क्वायर, ये लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, D क्या है, D है सेंटर ऑफ COM वाली अक्ष पे जिस समांतर अक्ष के सापेक्ष इस COM वाली अक्ष है, इसके सापेक्ष जिसके सापेक्ष पूछा है उसके सापेक्ष वो दूरी है, ठीक है। अब देखो अपन इसके लिए अपन कैसे कैसे लिखेंगे। देखो वलय होती है रिंग, अब देखो रिंग को अपन ने अभी कैसे देख रहे हैं, अपन रिंग को ऐसे रख रहे हैं पेपर पर, तो इसकी सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष जाने वाली अक्ष कौन सी होगी, ये वाली। तो ये कौन सी अक्ष है, जो इसके व्यास से होकर गुजर रही है, किससे होकर गुजर रही है, व्यास से होकर। तो रिंग का अपन को इस वाली अक्ष के सापेक्ष ये ICOM लेना है। यहाँ पर ICOM क्या है, MR स्क्वायर बाई 2, क्योंकि अभी अपन ने रिंग को ऐसे रख रखा है, ठीक है। तो इसकी इसके सापेक्ष इस दूरी, अब ये दूरी इसकी D है, तो यहाँ पर D दूरी किसके बराबर हो गई, D दूरी हो गई इसकी R के बराबर, बिल्कुल। तो इस अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व निकालेंगे, तो क्या होगा, I बराबर ICOM प्लस MD स्क्वायर होता है। तो I बराबर ICOM कितना है, MR स्क्वायर बाई 2 प्लस MR स्क्वायर। तो ये I हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अपन, 2 इधर आएगा, इसका MR स्क्वायर जाएगा, और इसका 2MR स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा 3MR स्क्वायर बाई 2। ये समांतर अक्ष की प्रमेय का सिस्टम है। और एक बात बताओ, अगर अपन रिंग को ऐसे रखे और इसकी इस अक्ष के सापेक्ष पूछे, इसकी अभी तो अपन ने इस अक्ष के सापेक्ष पूछा है, ये जो निकाला है वो इस अक्ष के सापेक्ष है, तो इसका ये वाला सेंटर ऑफ इस अक्ष के सापेक्ष पूछा है ना, तो अपन ने इसका ये COM वाला लिया है। लेकिन अगर अपन इसके इस अक्ष के सापेक्ष पूछे, तो अपन को इस अक्ष का इसके सापेक्ष लेना होगा। तो देखो इसके सापेक्ष लेके देख लो, तो देखो अभी क्वेश्चन है ये वलय के, अब नेक्स्ट पेज पे ऊपर ही है, वलय के तल के लंबवत स्पर्श रेखा से गुजरने वाली अक्ष का जड़त्व गुण। देखो तल के लंबवत पूछा है, तो देखो ये रिंग ली, इसके तल के लंबवत यहाँ क्या होता है, ये अपन जानते हैं ICOM होता है, MR स्क्वायर क्या होता है, MR स्क्वायर, और इसके सापेक्ष पूछा है ना, तो ये दूरी तो D हो गई। तो देखो I बराबर है वो MR स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, D की जगह अपन लिखेंगे R स्क्वायर, तो यहाँ I हो जाएगा 2MR स्क्वायर।